वर्क करता है उसमें जो जीवधारी होते हैं इनके बीच एक भू जैव रासायनिक चक्र चलता है, जिसके तहत पदार्थों का संचयन भी होता है, पदार्थों का संचरण भी होता है। यानी कि पदार्थ कैसे संचयित होते हैं, उनका कैसे संचयन होता है, ये सब जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, भू जैव रासायनिक चक्र। तो ये एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, आप लोग नोट कीजिएगा, भू रासायनिक चक्र हेडिंग करके उसमें नोट कीजिएगा, भू रासायनिक चक्र। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, भू रासायनिक चक्र क्या है, इसमें नोट कीजिएगा। पदार्थों के संचरण चक्र, पदार्थों के संचरण चक्रण तथा पुनर्चक्रण की प्रक्रिया को, पदार्थों के संचरण चक्रण तथा पुनर्चक्रण की प्रक्रिया को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ये बार बार आता है कि आपका जो है जैव भू रासायनिक चक्र क्या है, तो इस चक्र के द्वारा ही जो पदार्थ है, जो ऊर्जा है, वो जीवधारियों के अंदर उसका संचरण होगा, संचयन होगा और क्या होगा, वो बार बार चलता रहेगा। इसी को कहते हैं भू जैव रासायनिक चक्र। जैसे आप सभी को पता है कि आपके शरीर में पोषण होता है, ऊर्जा होता है। पोषण यानी कि जो आपके शरीर में मांस है, हड्डियां हैं, वो सब क्या है, वो जैव भार है, और उसमें है आपका ऊर्जा। इन दोनों चीज़ों से आपके शरीर वर्क करता है। लेकिन जब ये धीरे धीरे करके पोषण स्तर के साथ 10% ऊर्जा के नियम के तहत आगे बढ़ता जाता है, और एट लास्ट जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, कवक और बैक्टीरिया, उनके द्वारा इस जैव भार का अपघटन करके मिट्टी में मिला दिया जाता है, और ऊर्जा क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है, वो इन्वायरमेंट में चला जाता है, उसका दोबारा चक्रण नहीं हो सकता, उसका हमारी मिट्टी दोबारा यूज नहीं कर सकती है। सिर्फ वो आपके जैव भार का ही पुनर्चक्रण कर सकते हैं, या उसी को मिट्टी में मिला के फिर से मिट्टी से पेड़ पौधे प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अगर बात करें कि मिट्टी को पोषकता कहाँ से मिलता है, तो वही जो उससे बनते हैं फिर वो टूटते हैं, और फिर क्या होता है, ये चक्र चलता रहता है, और इसी चक्र को क्या कहेंगे, भू जैव रासायनिक चक्र। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके अलावा हम लोग कल पढ़ रहे थे पिरामिड, और इसके पहले हमने देखा था वन रिपोर्ट, याद है, क्योंकि बार बार पूछा जाता है। बताइए 2021 के अकॉर्डिंग, जो 2021 में वन रिपोर्ट आया है, इसमें टोटल कितना है, वनावरण और वृक्षावरण कितना है, 21.7। देखिए 24 टोटल मैंने पूछा है 7.1 है, उसको अगर 7.1 है तो उसको जो है 6.2 कर लीजिएगा। और इसमें जो वनावरण है वो कितना है, ये है 7.1 है ना। उसके अलावा आपका वृक्षावरण जो था वो 2.91, ये आपका 2021 के अकॉर्डिंग बढ़ा था वनावरण बढ़ा है, वनावरण बढ़ा है, टोटल में नहीं। टोटल में 19 के हिसाब से, 2019 के हिसाब से 24 जो आपका टोटल है, ये आपका कितना है 6.7, यानी कितना है, जिसमें से वृक्षावरण वनावरण कितना है 21 आपका है उस समय का। अच्छा ये 6.7 नहीं, ये 50, सॉरी ये 56 है, ये 6.7 है, ये बढ़ेगा और 7.1 होगा, है ना, ये बताया। और इसका जो होगा 2.89 है, यानी कि 2019 में टोटल जो है वो 24.56 है, जिसमें से वनावरण 21.67 है, वृक्षावरण 2.89 है, और 2021 में देखिए क्या हुआ है, ये आपका 6.7 था,
याद रखिएगा क्वेश्चन आता है इंडिविजुअल ओवरऑल कितना है, बनावरण पूछ लेता है, वृक्षावरण में पूछ लेता है। तो इसलिए दोनों का एक साथ देख लीजिए, ये बढ़ोतरी है, इसमें 0.2 का हुआ है, इसमें 0.4 का हुआ, टोटल मिला के 6 हुआ है। ये बस यही टोटल आपके 4 सालों का वनों और वृक्षों का इतिहास है। अब हम लोग बात कर रहे थे कल पिरामिड का। पिरामिड कितने प्रकार के आप लोगों ने देखे हैं? 2। और होते कितने हैं? अभी एक प्रकार का आपको नहीं मैंने बताया है, अभी 2 ही प्रकार पढ़ते पढ़ते कल क्लास ओवर हो गया था। पिरामिड कितने प्रकार के बनते हैं आपके पारिस्थितिकी और तंत्र में? होते कितने प्रकार के बच्चा? 3। कौन कौन से? पहला संख्या का पिरामिड, संख्या का था। दूसरा भार का था या जैव भार के लिए। तीसरा ऊर्जा का पिरामिड। ये 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं। एक जैव भार का होता है, एक ऊर्जा का होता है और एक संख्या का होता है। जिसमें से आपने कल देखा था संख्या और भार। जैव भार का मतलब जानते हैं ना, शुष्क जैव भार लिया जाता है। जैसे जो जीव है उसके शरीर से पानी निकाल देंगे, नमी निकाल देंगे, फिर जो शुष्क बचेगा वही उसका जैव भार है। तो ये आपने कल देखा था। संख्या के आधार में पिरामिड स्थल में कैसा बनेगा? सीधा। स्थल में सभी पिरामिड सीधा है। यस, पेड़ को छोड़ के चाहे जल हो या स्थल हो, सभी पिरामिड सीधा बनेंगे। पेड़ का पिरामिड छोड़ दिया जाए तो चाहे स्थल हो या जल, पिरामिड कैसे बनेंगे? सीधा बनेंगे। यानी कि आधार जो होगा वो चौड़ा होगा और जो शीर्ष होगा वो नुकीला होगा। ये क्लियर है? पेड़ का पिरामिड उल्टा बनता है, संख्या का मैंने कल बताया था। क्लियर है? किसी को दिक्कत हो तो बोलिए, मैं फिर से समझा दूंगी। एक बार फिर से बता दें। पेड़ वाला, ठीक है, चलिए पेड़ वाला देख लेते हैं। यानी कि जिसकी संख्या ज्यादा होगी, अगर नीचे संख्या ज्यादा है तो आधार मोटा होगा, अगर संख्या कम है तो आधार पतला होगा। यानी कि पेड़ की संख्या क्या होगा? कम होगा। पेड़ मान लीजिए कि आपका इस तरह से पिरामिड बनता है, यानी कि जो आपका पेड़ है एक मोटा बड़ा पेड़ जिसमें बहुत सारी टहनियां हैं, छायादार है। अब एक पेड़ पे ये संख्या में तो अकेला है, लेकिन इसमें चिड़िया बहुत रह सकती है, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। लेकिन एक पेड़ पे सिर्फ एक चिड़िया रहेगी ऐसी कोई बात नहीं है। यानी एक पेड़ पे कितनी भी चिड़िया रह सकती है, लेकिन एक से तो अधिक ही होगी। तो ऊपर क्या हो गया? संख्या बढ़ गई तो मोटा हो गया। अब एक चिड़िया है, चिड़िया के ऊपर मान लीजिए जू है, तो एक चिड़िया के ऊपर एक ही जू होगा ऐसे तो कोई बात नहीं, एक से अधिक ही होंगे। यानी कि अगर 5 चिड़िया है उनके जू लेंगे, इनका दुगना तिगुना जितना भी कर लीजिए, उनके 15 हो गए। अब उस जू के ऊपर भी अगर कोई परजीवी है तो उसकी संख्या भी बढ़ गई। यानी कि संख्या क्या हो गई? बढ़ती चली गई। तो संख्या ज्यादा ऊपर है तो ऊपर मोटा है, संख्या नीचे कम है इसलिए नीचे पतला है। क्योंकि ये क्या है? संख्या का पिरामिड है। संख्या कम तो पतला, संख्या ज्यादा तो मोटा। तो ये कैसा हो गया? उल्टा हो गया। आपके पेड़ की संख्या का पिरामिड उल्टा हो गया। लेकिन अगर ये भार का पिरामिड हो जाए पेड़ का, तब सीधा हो जाएगा, क्योंकि पेड़ का भार शुष्क सबसे ज्यादा आएगा। और इसके बाद हम बात करेंगे कि भार का पिरामिड जल में उल्टा होगा ना, चाहे तालाब हो, झील हो या समुद्र हो, भार का पिरामिड क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। यानी कि जिनकी संख्या कम है उनका भार ज्यादा होगा, तो उसका पिरामिड क्या होगा? सेम उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे पालक नमक ज्यादा थे तो संख्या में ज्यादा थे तो वो नीचे थे तो ये मोटा था। लेकिन जब भार का पिरामिड बनाएंगे तो जो बड़ी मछलियां हैं उनकी संख्या कम है तो क्या होगी? वो आपके ज्यादा भार ज्यादा वजनी होंगे तो उनका पिरामिड उल्टा हो जाएगा। यानी कि जो मछलियां थी, बड़ी बड़ी मछलियां, वो हमने देखा था वो कहाँ थी? ऊपर थी, ठीक, ऊपर थी। अभी ऊपर जो है ये आपका भार ज्यादा हो गया, यानी कि ऊपर का चौड़ा हो जाएगा, ऐसे नहीं हो जाएगा। भार ऊपर जो थी जिनकी संख्या कम थी उनका भार ज्यादा हो गया है भार में, तो ऊपर मोटा हो जाएगा और नीचे भार क्या हो जाएगा? घास का कम हो जाएगा तो पतला हो जाएगा। तो तालाब में या समुद्र में भार का पिरामिड उल्टा बनता है और आपके स्थल पे पेड़ का छोड़ के बाकी जितने भी पिरामिड होंगे वो सब कैसे होंगे? सीधे होंगे। अगर पेड़ का पिरामिड सीधा होगा, भार में सीधा होगा, क्योंकि पेड़ भारी है ना तो नीचे ही है तो सीधा होगा, लेकिन संख्या में उल्टा था। तो ये क्लियर हो गया? ये हमने कल देखा था भार का पिरामिड और संख्या का पिरामिड स्थल
हमें देखना है ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड आप सभी को पता है कि ऊर्जा कौन से पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो नियम है वो क्या है? ऊर्जा एक दिशीय होगा और पोषण स्तर बढ़ने के साथ साथ ऊर्जा की मात्रा घटती चली जाएगी। ये बात किसने बताया आपको? किस महान व्यक्तित्व का ये खोज है कि पोषण स्तर के बढ़ने के साथ ऊर्जा की जो मात्रा है वो घटती जाती है? लिंडमान महोदय। लिंडमान महोदय ने ये नियम दिया है ऊर्जा का 10% का नियम, जिसके तहत बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा होगा? सीधा या उल्टा? हाँ, सीधा होगा, क्योंकि नीचे ज्यादा है, ऊपर जाते जाते कम हो रहा है। शीर्ष नुकीला और आधार चौड़ा। यानी कि मान लीजिए ये आपके उत्पादक सबसे नीचे आते हैं जो भोजन बनाते हैं। इनके पास मान लीजिए 100 जो है केजी या कैलोरी ऊर्जा कैलोरी या केजी में कह लीजिए। इसके बाद कौन आएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता आएंगे। प्राथमिक उपभोक्ता आएंगे, इसमें शाकाहारी होते हैं। इनको इसका 10% मिलेगा तो कितना मिला? 10। इसके बाद जो आएंगे वो द्वितीयक उपभोक्ता आएंगे। द्वितीयक उपभोक्ता, और इनको इसका 10% मिलेगा तो कितना? 1। इसके बाद तृतीयक उपभोक्ता आएंगे। तृतीयक उपभोक्ता, इनको 0.1। इसके बाद अगर कोई आता है तब उसको 0.01 मिलेगा। इस तरह से ऊर्जा की मात्रा घटती जा रही है। पहले वाले जो उत्पादक है उनके पास 100 है, प्राथमिक उपभोक्ता के पास 10 है, उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता के पास 1 है, उसके बाद 0.1 और फिर 0.01, यानी कि ऊर्जा घटती चली गई। ये क्या है? पिरामिड सीधा बनेगा। ये क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा का पिरामिड पारिस्थितिकी तंत्र में सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा? हमेशा सदैव सदैव सीधा बनेगा। ठीक है, क्लियर है? कोई समस्या? हाँ बेटी, नहीं ये ऊर्जा है ना बेटी, भार नहीं, तीन तरह का है, या तो संख्या का होगा, या तो भार का होगा, या तो ऊर्जा का होगा। आप संख्या में पूछेगा तो कहेगा तालाब में, झील में, समूह में संख्या का पिरामिड कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। भार का जल क्षेत्र में संख्या मतलब भार का पिरामिड जल क्षेत्र में कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। स्थल में भार का पिरामिड कैसा होगा? सीधा बनेगा। तो यहाँ पे पूछेगा ऊर्जा का पिरामिड कैसा होगा? हमेशा सीधा होगा, क्योंकि ये नियम ही है 10% का नियम कि जैसे जैसे पोषण स्तर बढ़ेगा ये ऊर्जा की मात्रा घटती जाएगी। बाकी खाद्य श्रृंखला तो आप लोगों ने कल पढ़ा ही था। खाद्य श्रृंखला का मतलब क्या होता है? हाँ, आहार तथा ऊर्जा एक वर्ग के जीवों से दूसरे वर्ग के जीवों में जैसे जैसे जाता है, यहाँ एक वर्ग का जीव जब दूसरे वर्ग के जीवों के द्वारा आहार के रूप में, भोजन के रूप में लिया जाता है, यानी कि आपके यहाँ आहार श्रृंखला हो या आहार जाल, उसमें सिर्फ एक ही वर्ग के जीव नहीं होंगे। शाकाहारी वर्ग होगा, मांसाहारी होगा, सर्वाहारी होगा, अपघटक होंगे, उत्पादक होंगे, यानी कि कई वर्गों का एक वर्ग का जीव दूसरे वर्ग के जीव का आहार बनेगा। एक वर्ग से जो पोषण है, जो ऊर्जा है, वो दूसरे वर्ग के जीव में जाएगा। यानी कि कई वर्गों के जीवों की श्रृंखला होती है जिसमें पोषण और ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर पर स्थानांतरित होती है। इसे हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला। क्लियर है ना? यानी कि कोई एक प्रजाति नहीं होगी बल्कि विभिन्न प्रजातियों की श्रृंखला होगी। एक वर्ग का जो जीव है वो दूसरे वर्ग के जीव का आहार बनेगा। इसी से जो श्रृंखला निर्मित होगी उसे कहेंगे श्रृंखला, और इससे जो जाल निर्मित होगा उसे कहेंगे खाद्य जाल। और इसके अलावा आपने कल पढ़ा था जैव आवर्धन, जैव संचयन, यानी कि विषाक्त पदार्थ जिसका उपयोग हम करते हैं कीटनाशक के रूप में या अन्य चीज़ों के रूप में, वो जो हमारे शरीर में या जीवों के शरीर में संचित होती जाती हैं, वो बढ़ते पोषण स्तर के साथ क्या होती हैं? बढ़ती हैं या घटती हैं? बढ़ती जाती हैं। लास्ट वाले के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। और कुछ अच्छा जैव निर्णीकरण किसे कहेंगे? जैव निर्णीकरण या जैव अनिर्णीकरण। जैव अनिर्णीकरण, इसका क्या मतलब है?
जैव अनिम्नीकरण। निम्नीकरण का मतलब क्या हुआ? जिसका क्षरण होता है, जिसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, जिसको आसानी से खत्म किया जा सकता है। अनिम्नीकरण जिसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता। ऐसे जैविक पदार्थ जिनको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता, वो अजैव निम्नीकारक है। जैसे क्या आपका शरीर शीशा पचा सकता है? क्या आपका शरीर पारा पचा सकता है? क्या कैडमियम का वो पचा सकता है? नहीं। इसीलिए जब ऐसे पदार्थ पानी के माध्यम से, भोजन के माध्यम से आपके शरीर में जाते हैं तो क्या होती है? बीमारियां होती हैं। अगर पारा की मात्रा अधिक होगी तो कौन सी बीमारी होगी? कैडमियम की मात्रा अधिक होगी तो कौन सी बीमारी होगी? ये सब क्वेश्चन आते हैं ना, आपने नाम भी सुना होगा, मीनी माता रोग, इटाई रोग, ये सब क्या है? इन्हीं भारी धातु, ये क्या है? धातु है ना। ऐसे बहुत सारे भारी धातु जो जिसको आपका शरीर नहीं पचा पाता, आपका स्टमक सिस्टम नहीं पचा पाता, आपका ब्लड नहीं पचा पाता, वो आपके शरीर के लिए कैसा हो गया? अजैव निम्नीकारक हो गया। जैसे पारा, जैसे शीशा, जैसे कैडमियम। ऐसे ही वही पदार्थ जिनको आपकी इन्वायरमेंट में उपस्थित सूक्ष्म जीव, जिन्हें हम कहते हैं अपघटक, जिसमें कवक आते हैं, जिसमें आते हैं जीवाणु, जिन पदार्थों को नहीं तोड़ पाते, जिन पदार्थों को नहीं खत्म कर पाते, वो क्या कहलाते हैं? अजैव निम्नीकारक। तो बताएं, जो है फैक्ट्री से निकला हुआ कचरा, प्लास्टिक, कागज का थैली और कपड़ा, इनमें से कौन सा है जो अजैव निम्नीकारक है? प्लास्टिक अजैव निम्नीकारक है। इसको आसानी से हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं नहीं तोड़ पाते, इसको तोड़ने में इन्हें सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। इसलिए मिट्टी जल जहाँ भी रहेंगे पड़े रहते, खत्म नहीं होते हैं, क्योंकि ये क्या है? अजैव निम्नीकारक है। इसके अलावा जितने भी ई वेस्ट हैं, क्या वो निम्नीकारक हैं? नहीं। अजैव निम्नीकारक है वो, उनको हमारे जो कवक है, जो बैक्टीरिया है, वो नहीं तोड़ पाते हैं। वो हमारे पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल है, जिनको नहीं तोड़ पाते हमारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव। ऐसे आपके शरीर भी है, जिसको वो नहीं पचा पाता, वो आपके शरीर के लिए क्या हो गया? अजैव निम्नीकारक हो गया। तो ये वर्ड कई बार क्वेश्चन में आता है, वहाँ पे ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन कौन से पदार्थ हैं जो अजैव निम्नीकारक हैं, या कौन कौन से पदार्थ हैं जो निम्नीकारक हैं। तो बस समझ लीजिएगा, जो चीज़ें कवक और बैक्टीरिया नहीं तोड़ पाएंगे इन्वायरमेंट में, वो क्या हो जाएंगे? अजैव निम्नीकारक हो जाएंगे, और जिसको तोड़ लेंगे वो निम्नीकारक हो जाएंगे। तो ये कन्फर्म है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऊर्जा का पिरामिड आप लोगों को क्लियर नहीं हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ऊर्जा का कुछ नियम होता है, जैसे खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक हमेशा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, यानी कि ऊर्जा उड़ती ही है। अगर पादप ने बनाया है, ऊर्जा को अपने अंदर संचित किया है, तो वो प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर जाएगा। अगर उसको द्वितीयक उपभोक्ता खाता है तो उसके अंदर से द्वितीयक में जाएगा, उसको तृतीयक खाता है तो तृतीयक में जाएगा, और उसके बाद वो इन्वायरमेंट में मुक्त हो जाएगा। जब अपघटक उसको तोड़ देंगे, उसके शरीर को तोड़ देंगे, यानी कि स्थानांतरण वहीं पे समाप्त, वहाँ से ऊर्जा की मात्रा मुक्त हो जाती है, उसका चक्रण नहीं होता है। तो एक स्तर से दूसरे स्तर पे जाता है ऊर्जा, उसका स्थानांतरण होगा, ये ऊर्जा का नियम है। दूसरा नियम कि ऊर्जा जो स्थानांतरित होगी वो मात्र एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में 10% होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तीसरा, ऊर्जा जो होती है एक दिशीय होती है, वो बहुदिशीय नहीं होती, वो एक दिशा में गमन करता है। जैसे जैसे पोषण स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे जो है ऊर्जा अपने आप आगे बढ़ती जाती है। तो कैसा है? एक दिशीय है, यानी कि वो जिस दिशा में गया उसी में निकल जाएगा, वो बहुदिशीय नहीं होता है। ये चीज़ भी याद रखेंगे। इसके अलावा जो पोषण स्तर उत्पादक के जितना करीब होगा उसके पास ऊर्जा उतना कम होगी या उतना ज़्यादा होगा? उत्पादक के जो पोषण स्तर जितना करीब होगा उसके पास ऊर्जा उतना ज़्यादा होगी या कम होगा? ज़्यादा होगी। जो जितना करीब होगा उसके पास ऊर्जा उतनी ज़्यादा होगी। आपको पता है ये उत्पादक है, इनके करीब कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता। तो ये सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करेंगे, इनसे जितना ज़्यादा दूर जाएंगे ऊर्जा कम प्राप्त करेंगे। जैसे सूर्य ले लीजिए, जो ग्रह सूर्य के सबसे करीब है उसको सबसे ज़्यादा प्राप्त मिलता है, और जो ग्रह सूर्य से जितना ज़्यादा दूर है, चाहे नेपच्यून हो या प्लूटो, को उतना ही कम प्राप्त मिलता है, वहाँ पे बर्फ बने रहते हैं। तो सेम वैसे ही आपका है कि जो उत्पादक के जितना करीब होगा उसको उतना ही ज़्यादा ऊर्जा मिलेगा। अच्छा, बात करेंगे तो ग्रहों में गोल्डीलॉक जोन किसे कहते हैं? हमारी पृथ्वी गोल्डीलॉक जोन में है। बताइए गोल्डीलॉक जोन क्या है? यस, गोल्डीलॉक जोन, वहाँ पर जीवन की कोई संभावना पाई जाती है। हाँ,
बिल्कुल सही है। वो स्थिति जैसे सूर्य के एकदम करीब है तो क्या जीवन संभव है? नहीं। अगर सूर्य से दूर है बहुत तो क्या जीवन संभव है? नहीं। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जो ऐसे जोन या ऐसी जगह पे है जहाँ से ना बहुत ज़्यादा सूर्य की किरणें मिलती हैं और ना बहुत कम, यानी कि सबसे अच्छी स्थिति किसकी है? आपकी पृथ्वी का। एक ये भी बड़ा रीज़न है पृथ्वी पर जीवन संभव होने का कि हमारी जो स्थिति है सूर्य से वो ना बहुत दूर है ना बहुत पास है, इसीलिए इसको कहा जाता है गोल्डी लॉक जोन, यानी कि बहुत ही सुनहरा प्लेस जहाँ पे आपकी पृथ्वी पाई जाती है। क्वेश्चन आया है गोल्डी लॉक जोन क्या है? आईएएस का क्वेश्चन है। तो पृथ्वी की स्थिति, सूर्य से पृथ्वी की स्थिति या ऐसी स्थिति जहाँ पर जीवन के लिए अनुकूल दशाएं बने, ना बहुत टेम्परेचर और ना बहुत ठंडा, यानी कि टेम्परेचर इतना भी ना हो कि जल पूरा वाष्पित हो जाए और टेम्परेचर इतना ज़्यादा भी ना हो कि जल ठोस रूप में आ जाए, तो वो जो स्थिति बनती है वो कहलाता है गोल्डी लॉक जोन। ये आईएएस का क्वेश्चन है। तो ये आपका ऊर्जा समझ में आएगा, आ गया होगा पिरामिड। नेक्स्ट है आपका क्या ऊर्जा का सृजन कर सकते हैं या ऊर्जा को संचित करके रख सकते हैं या ऊर्जा को समाप्त कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ ऊर्जा का स्वरूप बदल सकते हैं। आप ना तो ऊर्जा को समाप्त कर सकते हैं ना ऊर्जा जनरेट कर सकते हैं, ना आप सूर्य बना सकते हैं और ना ही सूर्य को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन सूर्य की ऊर्जा को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देखते हैं ना सूर्य की जो है लाइटिंग में या किरणों के सामने आप जो है जो प्लेट लगा करके सिलिकॉन की, उसकी ऊर्जा को क्या कर लेते हैं? कन्वर्ट करते हैं। AC से DC, DC से AC, इस तरह से कन्वर्ट करके आप उसका उपयोग कर लेते हैं, लेकिन आप उसे ना समाप्त कर सकते हैं और ना ही उसको बना सकते हैं। तो ऊर्जा का एक पहला नियम है कि ना तो ऊर्जा आप बना सकते हैं ना समाप्त कर सकते हैं, सिर्फ उसका स्वरूप बदल सकते हैं। उसको समाप्त, जैसे वाटर, क्या आप समाप्त कर सकते हैं? क्या आप बना सकते हैं? नहीं बना सकते। आप उसको ठोस में तब्दील कर सकते हैं, आप उसको लिक्विड में बदल सकते हैं, आप उसको वाष्पीकृत कर सकते हैं, लेकिन उसको आप समाप्त नहीं कर सकते। आप सोचते हैं केतली में से पानी खत्म हो रहा है, नहीं, उसका रूप बदल रहा होता है, वो खत्म नहीं हो रहा होता है। यानी कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप समाप्त नहीं कर सकते, जिनको आप बना नहीं सकते, सिर्फ आप उसका रूप बदल सकते हैं। आपके पास सिर्फ और सिर्फ इतना पावर है कि आप उसका स्वरूप बदल सकते हैं, उसको समाप्त नहीं कर सकते। लाइट ये प्राकृतिक नहीं है, ये आपने बनाया है, आप इसको यूज कर लेंगे, ये हो जाए, क्योंकि ये आपने क्या किया? रूप बदल करके उसको स्टोर किया है, वो समाप्त हो जाएगा। अगर ये समाप्त ना होता तो आपको बार बार कोयला निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, विद्युत उत्पादन करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसी से आप काम चलाते रहते। तो जो कृत्रिम चीज़ें हैं वो समाप्त हो जाएंगी। आप उनको बना सकते हैं तो समाप्त भी तो कर सकते हैं। जैसे कहते हैं इस दुनिया को ईश्वर ही समाप्त कर सकता है, बनाया उसने है, ऐसा हम मानते हैं। अब किसने बनाया पता नहीं, लेकिन सभी लोग मानते हैं कि ईश्वर ने बनाया है और वही समाप्त कर सकता है। ना मानव ने बनाया है ना समाप्त कर सकता है, रूप बदल सकता है। जो खूबसूरत सा रूप था उसको विकृत कर सकता है, पॉल्यूशन कर सकता है, सब बर्बाद कर सकता है, लेकिन उसको समाप्त नहीं कर सकता है। तो जो नेचर ने बनाया है उसको समाप्त या बनाने की क्षमता मानव के पास नहीं है। मिट्टी मानव नहीं बना सकता, कोयला मानव नहीं बना सकता, पेट्रोलियम मानव नहीं बना सकता। जो मानव बना सकता है वो मानव समाप्त नहीं कर सकता है। बाकी प्राकृतिक ऊर्जा में जितना नेचर ने बनाया है, पवन ले लीजिए, पानी ले लीजिए, सूर्य ले लीजिए, ज्वारीय ले लीजिए, भूतापीय ले लीजिए, कास्मिक ले लीजिए, जितने भी नेचर ने बनाया वो सब प्राकृतिक ऊर्जा है। और जो आपने बनाया वो सारी कृत्रिम है, चाहे वो आपके जल से उत्पादन करके ऊर्जा हो, चाहे आपका कोयला जला के हो, चाहे जीवाश्म में फ्यूल जला के हो, ये सब आपके अपने बनाए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ऊर्जा का नियम आपने जान लिया है। अब आया है पारिस्थितिकी अनुक्रमण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है पारिस्थितिकी अनुक्रमण। पारिस्थितिकी अनुक्रमण, अनुक्रमण का मतलब होता है सक्सेशन। अनुक्रमण, अनुक्रमण को कहते हैं सक्सेशन। इसका मतलब जानते हैं। पारिस्थितिकी अनुक्रमण दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राथमिक और दूसरा होता है द्वितीयक। एक है आपका प्राथमिक और दूसरा है द्वितीयक। दो प्रकार के अनुक्रमण हो गए, एक हो गया प्राथमिक, दूसरा हो गया द्वितीयक। इसका मतलब होता है सक्सेशन यानी कि डेवलपमेंट।
सक्सेशन पारिस्थितिकी का, यानी कि ऐसा कोई प्लेस जहाँ पे मिट्टी भी नहीं है, जहाँ पे जीव जंतु भी नहीं है। अगर मिट्टी नहीं होगा तो वनस्पतियाँ नहीं होगी, तो जीव कहाँ से आएंगे। तो निश्चित तौर पे ऐसा क्षेत्र जहाँ पे मिट्टी भी ना हो, वनस्पति भी ना हो, जहाँ से शुरुआती दौर से बने, मिट्टी बने, मिट्टी बनने के बाद वहाँ पे जीव आए, जीवों के बाद वहाँ पे वनस्पतियाँ आए, वनस्पतियों के बाद छोटी वनस्पतियाँ, फिर और बड़ी वनस्पतियाँ, फिर बहुत बड़ी वनस्पतियाँ। आप सभी को पता है विकास का एक क्रम होता है, तुरंत जंगल नहीं आते हैं, नियम है। पहले मिट्टी बनेगा, छोटे छोटे जीव आएंगे, उसको छोटा छोटा काटेंगे, फिर उसमें काई आएगा, लाइकेन आएंगे, फिर छोटे घास आएंगे, फिर झाड़ियाँ आएंगी, फिर और बड़े वन आएंगे, फिर सबसे बड़े वाले वन आएंगे। ये नियम है नेचर का। तो अगर कहीं पे मिट्टी भी नहीं है और मिट्टी से बनना शुरू हो रहा है, सक्सेशन मिट्टी से शुरू हो रहा है, तब वो होगा प्राथमिक सक्सेशन, प्राथमिक अनुक्रमण, जहाँ पहले मिट्टी बनेगा, उसके बाद जो है लंबी वनस्पतियों का क्रम आएगा। लेकिन अगर कहीं पे वनस्पतियाँ थी और किन्हीं कारणों से, चाहे वो मानव के हस्तक्षेप से या प्रकृति की वजह से, वो वनस्पतियाँ, वो जीव जंतु समाप्त हो गए, वो पारिस्थितिकी तंत्र का जो वहाँ पे डेवलपमेंट था वो खत्म हो गया और फिर से वहाँ पे नया पारिस्थितिकी तंत्र डेवलप कर रहा है, तो ये कैसा हो गया, द्वितीयक सक्सेशन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे मिट्टी बनी हुई है, बस वहाँ पे मरुस्थल था, अब वो घास का मैदान हो सकता है, या वो जंगल हो गया, या और कोई रूप ले लिया। यानी कि वहाँ पे मिट्टी बनी थी, पहले से कोई पारिस्थितिकी तंत्र डेवलप था और वहाँ पे एक नया पारिस्थितिकी तंत्र आ रहा है, ये हो गया द्वितीय अनुक्रमण। लेकिन जो प्राथमिक है ये मिट्टी भी नहीं होगा। तो आप बताएं, दुनिया में आपको प्राथमिक अनुक्रमण ज्यादा देखने को मिलेंगे या द्वितीयक अनुक्रमण? मुझे पता था कि आप लोग इसी पे जाने वाले हैं। अगर आपको ये अनुक्रमण दोनों देखने हो और इसका उदाहरण आपको देखना हो, तो क्या आपको दुनिया में ऐसा लैंड मिलेगा जहाँ मिट्टी भी ना हो? मिल भी सकता है, लेकिन क्या जो ज़्यादा मिलेगा जहाँ पे मिट्टी भी ना हो? ज़्यादा नहीं मिलेगा। ऐसा प्लेस ढूंढना या मिलना बहुत दुर्लभ या मुश्किल है जहाँ पे मिट्टी का निर्माण भी अभी ना हुआ हो। लेकिन एक पारिस्थितिकी तंत्र जो समाप्त होकर दूसरा डेवलप करा, ऐसे बहुत सारे जो है वो प्लेस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा मिलेंगे। तो ज़्यादा कौन सा मिलेगा? द्वितीयक। लेकिन कम कौन मिलेगा? प्राथमिक अनुक्रमण। जिसको आप जल्दी देखने को नहीं पाएंगे वो है आपका प्राथमिक अनुक्रमण, और जिसको ज़्यादा देख सकते हैं वो क्या होगा? द्वितीयक अनुक्रमण। तो यानी कि मिट्टी का बनना ऐसी प्रक्रिया आसान नहीं होता और ज़्यादा समय किसमें लगेगा? कौन से अनुक्रमण पे? प्राथमिक, जो कि मिट्टी बनने में भी बहुत समय लगेगा। फिर छोटे छोटे क्रम से लेके बड़े तक का डेवलपमेंट होगा। द्वितीय जो अनुक्रमण है ये तेजी से होगा और जल्दी हो जाता है। तो ये अनुक्रमण का समझ में आ गया। प्राथमिक किसे कहेंगे, द्वितीय किसे कहेंगे, इनका क्रम आइए इसमें पूछा है कि अनुक्रमण का सही क्रम बता दीजिए। तो पहले क्या होगा? तो सबसे पहले होगा निर्जन जगह। अगर हम प्राथमिक अनुक्रमण की बात करेंगे तो सबसे पहले ऐसा जगह होगा जो निर्जन होगा, जहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, तो ये पहले क्रम पे आएगा। दूसरा क्या होगा? अगर कोई निर्जन जगह है तो वहाँ पे दूर दूर से, आसपास से बीजों का जो है क्या होगा? प्रकीर्णन होगा, बिखराव होगा। वहाँ पे बीज आएंगे, चाहे हवा के द्वारा आए, पानी के द्वारा आए, जीवों के द्वारा आए या चिड़ियों के द्वारा आए, किसी के द्वारा वहाँ पे क्या होगा? बीजों का प्रकीर्णन होगा, बिखराव होगा। उसके बाद फिर वहाँ पे धीरे धीरे जीवों का डेवलपमेंट होगा। तो ये क्रम आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको आप लोगों को समझा दे रही हूँ। क्रम इसका नोट कर लीजिए सक्सेशन का। पहला आपका है वनस्पति रहित। पहला जो होगा वो क्या होगा? वनस्पति रहित, यानी कि वहां पे वनस्पति नहीं होगा। वनस्पति रहित, वनस्पति रहित, ये पहला है। दूसरा क्या होगा? उसके बाद वनस्पति रहित के बाद जो दूसरा नंबर आएगा वो होगा प्रवास, प्रवास। तीसरा होगा आस्थापन, प्रवास। दूसरा है आस्थापन, आस्थापन। मैं अभी समझा दे रही हूँ, बस आपको एक क्रम याद नोट करेंगे तो रिविजन करने में आसानी होगा। तीसरा आस्थापन। चौथा है अस्पर्धा, 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 अस्पर्धा। तीसरा है प्रति
लास्ट है आपका स्थिरीकरण। स्थिरीकरण यानी कि ये आपका हो गया प्रश्न। सबसे पहले कहीं पे क्या होगा, वनस्पति रहित क्षेत्र होगा, वहाँ पे वनस्पतियां नहीं होंगी, वो नग्न होगा, वीरान जगह होगा। फिर वहाँ पे प्रवास होगा। प्रवास मतलब वहाँ पे बीज और बाकी चीजें वहाँ पे आएंगी। प्रकीर्णन होगा, और कहाँ से होगा, आसपास के क्षेत्रों से बीजों का वहाँ पे आगमन होगा, चाहे वो हवा के द्वारा हो, पानी के द्वारा हो या जीवों के द्वारा हो। तो इस जगह पे क्या होगा, वनस्पति रहित जगह पे प्रवास होगा। अब जब बीज आएंगे तब क्या होगा, यहाँ पे वो स्टैब्लिश करने का प्रयास करेंगे, अपने आप को वहाँ पे वो लोग स्थापित करने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद क्या होगा, अस्पर्धा होगा, क्योंकि जब यहाँ पे तरह तरह के बीज आएंगे, पेड़ निकलेंगे, तो आपस में क्या करेंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे, पानी के लिए, खनिज तत्वों के लिए, प्लेस के लिए। अब फिर उनके बीच प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाएगा, जो कि स्टैब्लिश करना है। इसके बाद क्या होगा, प्रतिक्रिया होगा। ये लोग एक दूसरे के ऊपर पॉजिटिव निगेटिव इम्पैक्ट भी डालेंगे, क्योंकि स्पर्धा होता है तो प्रतिक्रिया कोई ना कोई निकल करके सामने आती है, तो प्रतिक्रिया होगा। और फिर लास्ट में जो इस प्रतिक्रिया में जीतेगा वो क्या करेगा, स्थिरीकरण कर देगा। जैसे कभी जो आपका क्या है, क्लास खाली रहा होगा, फिर आप लोग यहाँ पे इस क्लास में आए, यानी कि प्रवास किए। उसके बाद आपने अपने लिए एक जगह बनाई कि मैं यहाँ बैठूंगा। फिर क्या हो, किसी और ने कहा कि नहीं मैं भी यहीं पे बैठूंगा। फिर क्या हो गया, आपस में आप लोगों ने स्पर्धा करना शुरू किया। अब इसके बाद मारपीट झगड़ा होगा, यानी कि प्रतिक्रिया होगी। या तो आप प्यार से समझा देंगे, वो मान जाएगा, या फिर आप उसको धमकी देंगे, या फिर उसकी पिटाई कर देंगे। तो क्या हो गया, प्रतिक्रिया। उसके बाद जो टिकेगा, यानी कि जो जीतेगा वो क्या करेगा, वहाँ पे रोज बैठेगा, और जो हार जाएगा उसको जगह छोड़नी पड़ेगी। तो ये क्या हो गया, ये सक्सेशन का नियम है, और ये नियम आपका क्रम से आया हुआ है। तो द्वितीयक आपको समझ में आ गया होगा। द्वितीयक अनुक्रमण ये आपका किसका है, द्वितीयक चल रहा है, जहाँ वनस्पति रहित क्षेत्र हो गया है वहां से। अब प्राथमिक में भी वही होगा। इसके पहले हो जाएगा मिट्टियों का निर्माण, बस मिट्टी का निर्माण है, जो भी होगा मिट्टी का आपका निर्माण। यहाँ पे सिर्फ एक और आ जाएगा, अगर ये प्राथमिक से शुरू करेंगे तो मिट्टी का निर्माण, फिर वनस्पति। और ये आपका मोस्टली द्वितीयक से भी आईएएस में पूछा है कि वो खाली जगह होगी, वहाँ पे इस तरह से डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। और ये सिर्फ आपके स्थल पे नहीं, जल में भी होता है, जल में भी होगा निश्चित तौर पे, क्योंकि वहाँ भी पारिस्थितिकी तंत्र डेवलप करता है। यही प्रक्रिया वहाँ भी चलेगी। नेक्स्ट है आपका जैविक अन्योन्य क्रियाएं। कितने प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं, आपस में क्रियाएं करते हैं जीव जंतु? कितने प्रकार की क्रियाएं जानते हैं आप लोग? कितने प्रकार के संबंध दो जीवों के बीच हो सकता है, बताइए। अगर आप 1 2 4 कुछ जानते हैं तो बताइए कि कौन कौन से संबंध आपको पता है जीवों के, दो जीवों के बीच दूसरे पर आश्रित होते हैं, ठीक है, जिसको कहेंगे सहोपकारिता, जैसे कि प्रवाल, जैसे कि लाइकेन,